हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का नेक्स्ट सेशन के अंदर। और मित्रों, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अपने पास एडवांस रूलिंग्स। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर है। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। आज ही के सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अपने पास, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एडवांस रूलिंग। सर, ये एडवांस रूलिंग है क्या? पहले इसका बैकग्राउंड समझ लो। सर, नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि एडवांस में आपने रूलिंग ले ली। रूलिंग क्या होता है सर? रूलिंग क्या होता है सर? रूलिंग होता है डिसीजन। रूलिंग होता है डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन। तो आपने एडवांस में रूलिंग ले ली, एडवांस में डिसीजन ले लिया। किस चीज को लेकर? आपकी टैक्स लाइबिलिटी को लेकर, आपकी इनकम कंप्यूटेशन को लेकर, ताकि बाद में आपके पास कोई भी लिटिगेशन अराइज ना हो। असेसी लिटिगेशन से बचने के लिए कि आपका केस स्क्रूटनी में जा रहा है, असेसमेंट में जा रहा है, फिर आपको अपील करनी पड़ रही है, इन सब झंझटों से बचने के लिए असेसी क्या कर सकता है? चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन कर चुका हो या ट्रांजैक्शन करने वाला हो, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अंडरटेकन और ट्रांजैक्शन प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन, इन दोनों के लिए वो एडवांस में क्या ले सकता है? रूलिंग ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, जजमेंट ले सकता है कि इनकम का कंप्यूटेशन इस मैनर में होगा, कंप्यूटेशन इस मैनर में होगा, टैक्स लायबिलिटी इस तरीके से निकलेगी, सो दैट कि कल को कोई लिटिगेशन अराइज ना हो, असेसिंग ऑफिसर केस असेसमेंट में ना डाले, फिर हम उसके अगेंस्ट अपील में ना जाए, टाइम और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? पहले से रूलिंग ले सकते हो। खासकर जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम ही लोग को समझ में नहीं आता, तो नॉन रेसिडेंट को क्या खाक समझ में आएगा सर? तो जो एनआर है वो लोग अगर धंधा करने आए हैं इंडिया में, तो वो चाहते हैं पीस ऑफ माइंड। उनको है कि यार हमारे ऊपर लिटिगेशन अराइज ना हो, हम अपील्स के झंझटों में ना पड़े, आराम से धंधा करें, आराम से धंधा करें, सुकून से धंधा करें। तो वो लोग क्या करते हैं? एडवांस में ही किस तरीके से इनकम निकलेगी इसके ऊपर एक जजमेंट ले लेते हैं, इसके ऊपर एक रूलिंग ले लेते हैं, ताकि एओ भैया बाद में इनको तंग ना करें। ठीक है? तो नॉन रेसिडेंट के लिए भी है और रेसिडेंट के लिए भी है। वो ट्रांजैक्शंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं वो भी यहां पर कवर होंगे, और जो ट्रांजैक्शंस अभी होने बाकी हैं वो भी आपके यहां पर कवर कर लिए जाएंगे, राइट? तो एडवांस रूलिंग क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि आपने एडवांस में जजमेंट ले लिया, आपने एडवांस में जजमेंट ले लिया, आपने एडवांस में जजमेंट ले लिया। ये जजमेंट किसके रिगार्डिंग है? ये जजमेंट है रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कि टोटल इनकम कैसे निकलेगी या आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी ऑफ ट्रांजैक्शंस जो आपने अंडरटेक कर लिए हैं या फिर जो प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन है। वो ट्रांजैक्शन जो आपने कर लिए हैं या फिर वो ट्रांजैक्शन जो प्रपोज्ड है टू बी अंडरटेकन। पहले क्या हुआ करता था? एक सेटलमेंट कमीशन हुआ करता था। तो सेटलमेंट कमीशन को रिप्लेस किया गया एडवांस रूलिंग के बोर्ड से। बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग बनाया गया। क्या बनाया गया? एडवांस रूलिंग के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है जिसको आप बोलते हो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। प्यार से आप इसको BOAR भी बोल सकते हो, या फिर और आसानी से आप इसको बार भी बोल सकते हो। जो आपको ठीक लगे वो आप बोल लेना। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग।
ये बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगी सर? ये बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग आपकी एडवांस रूलिंग देगी, एडवांस में जजमेंट देगी, एडवांस में जजमेंट देगी, एडवांस में जजमेंट देगी कि टोटल इनकम कैसे निकलेगी, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी उन ट्रांजैक्शंस की जो ऑलरेडी किए जा चुके हैं, जो ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, जो इनकर हो चुके हैं, उन ट्रांजैक्शंस के लिए भी कर सकते हो, और जो ट्रांजैक्शंस आप करने वाले हो। मतलब जैसे मान लो आप अपने पास एडवांस में रूलिंग ले सकते हो प्रीवियस ईयर लेट से 24-25 की, तो 24-25 निकल चुका है, 24-25 निकल चुका है। अगर आप इसका रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप रूलिंग ले लो, या फिर जो आने वाला साल है, मान लो 26-27 आने वाला साल है, इसमें आप कुछ ट्रांजैक्शन करोगे, 26-27 में आप कुछ ट्रांजैक्शंस करोगे, तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हो राजा बेटा, आप इसके लिए भी एडवांस में रूलिंग ले सकते हो। ठीक है मालिक, आगे क्या कहता है आपसे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 सितंबर 2021 को तीन बोर्ड्स बनाए हैं, 3 बोर्ड्स बनाए हैं फॉर एडवांस रूलिंग, 3 बोर्ड्स बनाए हैं फॉर एडवांस रूलिंग। इसमें से 2 बोर्ड्स आपके पास दिल्ली में है और 1 बोर्ड आपके पास मुंबई में है, तो 3 बोर्ड्स बनाए गए हैं इंडिया में एडवांस रूलिंग के लिए आपके पास 3 बोर्ड्स हैं, 2 बोर्ड्स दिल्ली में है और 1 बोर्ड आपके पास मुंबई में है। तो आप जब एप्लीकेशन डालोगे एडवांस रूलिंग के लिए तो वो एप्लीकेशन आप इन्हीं में से किसी बोर्ड के पास डालोगे। सर हर बोर्ड के अंदर 2 मेंबर्स होंगे, हर बोर्ड के अंदर 2 मेंबर्स होंगे, और जो ये मेंबर्स होंगे इनकी जो रैंक होगी, हु आर द ऑफिसर्स ऑफ एटलीस्ट चीफ कमिश्नर रैंक नॉमिनेटेड बाय बोर्ड, सीसीआईटी के रैंक के होने चाहिए, एटलीस्ट सीसीआईटी के रैंक के बंदे होने चाहिए, नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड, मतलब मिनिमम जो रैंक होनी चाहिए वो सीसीआईटी की होनी चाहिए, ठीक है। तो सीसीआईटी के लेवल के बंदे आपके बोर्ड्स में बैठते हैं। तो सर 3 बोर्ड बनाए गए हैं, 2 दिल्ली में बनाया गया है और 1 मुंबई में बनाया गया है। इस बोर्ड के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं, मतलब 2 मेंबर्स की बेंच है, इस बोर्ड में 2 मेंबर्स की बेंच है, और ये जो मेंबर्स आपके पास होने वाले हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी बिलो द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर रैंक, चीफ कमिश्नर की रैंक से नीचे नहीं हो सकते। सर एडवांस रूलिंग कौन दे सकता है, एप्लीकेंट कौन हो सकता है, और किन मैटर पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो, एप्लीकेंट कौन हो सकता है और किन मैटर्स पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। तो सबसे पहले कह रहा है कि सर आपका जो नॉन रेसिडेंट है वो एप्लीकेंट हो सकता है, मतलब एक नॉन रेसिडेंट एप्लीकेशन डाल सकता है कि मेरे को एडवांस रूलिंग चाहिए, तो नॉन रेसिडेंट एडवांस रूलिंग किसके लिए ले सकता है? टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड मतलब जो अंडरटेक हो चुके हैं, और प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन मतलब जो आप फ्यूचर में करोगे, फायदा नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट जो ट्रांजैक्शन एंटर करने वाला है या कर चुका है, नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है या करने वाला है या कर चुका है, तो उस ट्रांजैक्शन का टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा? क्या वो ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाली इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? तो क्या खर्चे अलाउ होंगे कि नहीं होंगे? खर्चे अलाउ होंगे तो कितने अलाउ होंगे? इनकम जो निकलेगी उस पे टैक्स किस हिसाब से निकलेगा? इन चीजों पे वो अपने पास क्या ले सकता है? एडवांस में रूलिंग ले सकता है। टैक्स इंप्लीकेशन मतलब whether income arising from such transaction is taxable in India or not. If it is taxable in India, what are the expenses which are going to be allowed? How the income will be computed? Under which head it will be get covered? What will be the tax liability? How the tax will be computed? ये सारी चीजें आपके पास एडवांस रूलिंग में एनआर भाई साहब क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। एक रेसिडेंट
एप्लीकेशन डाल सकता है एडवांस रूलिंग के लिए, एक रेसिडेंट एप्लीकेशन डाल सकता है एडवांस रूलिंग के लिए इन्वॉल्विंग नॉन रेसिडेंट मतलब टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड और प्रपोज्ड विद द रेसिडेंट इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ और द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। मतलब एक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं राजा बेटा, ये लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन लोग का आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन द रेसिडेंट एंड बिटवीन द नॉन रेसिडेंट, बिटवीन द रेसिडेंट एंड द नॉन रेसिडेंट। इन लोगों का आपस में क्या हो रहा है राजा बेटा, इन लोगों का आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अब पहला सिनेरियो क्या कहता है, पहला सिनेरियो क्या कहता है कि ये जो एनआर है ना, एनआर एप्लीकेशन डाल सकता है, ये एनआर एप्लीकेशन डाल सकता है और टैक्स इंप्लीकेशन जान सकता है, ये एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर द एडवांस रूलिंग रिगार्डिंग द टैक्स इंप्लीकेशन, रिगार्डिंग द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इस ट्रांजैक्शन का वो टैक्स इंप्लीकेशन जान सकता है। एक तो ये हो गया, ये आपका पहला पॉइंट था, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये जो रेसिडेंट है ना, ये जो रेसिडेंट है ये ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, एनआर के बिहाफ पे, एनआर के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, अपने लिए नहीं एनआर के लिए, एनआर के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, ये क्या कर सकता है, ये टैक्स लायबिलिटी के लिए एडवांस रूलिंग मांग सकता है। ये एप्लीकेशन डाल सकता है, ये एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी arising out of the transaction, arising out of the transaction for the non resident। मतलब यहां पे रेसिडेंट की टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाली जा रही, टैक्स लायबिलिटी किसकी निकाली जा रही है, टैक्स लायबिलिटी निकाली जा रही है एनआर की, एनआर की। तो रेसिडेंट के साथ अगर एनआर का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये रेसिडेंट एप्लीकेशन डाल रहा है, ये रेसिडेंट एप्लीकेशन डाल रहा है एनआर के लिए, ये रेसिडेंट एप्लीकेशन डाल रहा है एनआर के लिए कि इस ट्रांजैक्शन से एनआर के ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी, क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी। अगेन ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीटेड होना चाहिए या तो ट्रांजैक्शन प्रपोज्ड होना चाहिए, मतलब या तो ट्रांजैक्शन हो चुका है या तो ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होगा। इसके बाद रेसिडेंट एप्लीकेशन डाल सकता है whose tax liability arising out of one or more transaction valuing 100 crore or more in a total। अगर किसी रेसिडेंट ने 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है ड्यूरिंग द ईयर, किसी रेसिडेंट ने 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है ड्यूरिंग द ईयर इन टोटल, तो वहां पर रेसिडेंट अपनी टैक्स लायबिलिटी के लिए एडवांस रूलिंग की ले सकता है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रेसिडेंट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रेसिडेंट फॉर द ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड और प्रपोज टू बी कंप्लीटेड इंक्लूडिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट क्या हो गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया कि प्रोविजन किस तरीके से हमारे ऊपर लगेगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या हो गया कि जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है वो हमारे ऊपर किस तरीके से लगेंगे। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या हो गया कि लॉ तो क्लियर है लेकिन हमारे जो ट्रांजैक्शन के फैक्ट्स हैं, ट्रांजैक्शन के जो फैक्ट्स हैं उन पे वो प्रोविजन की एप्लीकेशन क्या आएगी। हमारे सिचुएशन में हमारे ट्रांजैक्शन में वो लॉ कैसे काम करेगा। लॉ हमें क्लियर है, लॉ में कंफ्यूजन नहीं है, लॉ हमें क्लियर है, लेकिन हमारे प्रोविजंस पे वो लॉ कैसे काम करेगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट।
क्या बोला मैंने आपसे, एप्लीकेशन कौन दे सकता है? सर आपके पास एप्लीकेशन सबसे पहले नॉन रेसिडेंट दे सकता है, जिसमें वो टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में जान सकता है उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो उसने अंडरटेक कर लिए हैं या फिर प्रपोज टू बी अंडरटेकन है। एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे एप्लीकेशन डाल सकता है। अगर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन से नॉन रेसिडेंट की टैक्स लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। इसके बाद आपका जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट ने अगर साल भर में 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, अगर रेसिडेंट ने साल भर में 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, तो रेसिडेंट अपनी टैक्स लायबिलिटी के डिटर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू भी एप्लीकेशन डाल सकती है। पीएसयू एप्लीकेशन डालती है एडवांस रूलिंग में अपनी इनकम के कंप्यूटेशन के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एप्लीकेशन डालती है इश्यूज रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। टोटल इनकम का कंप्यूटेशन पेंडिंग है, मतलब इश्यू अराइज हो चुका है। पीएसयू ने अलग तरीके से इनकम निकाली, लेकिन एओ ने कहा कि इनकम आपने गलत निकाली है, ये इस मैनर में निकलेगी। मतलब पीएसयू का इनकम कंप्यूट करने का मैनर और एओ का इनकम कंप्यूट करने का मैनर अलग अलग था। इसके चलते मैटर लिटिगेशन में चला गया, एओ ने उसके ऊपर असेसमेंट कर दिया, पीएसयू उसके अगेंस्ट पे अपील में चला गया। मैटर कहां पर पेंडिंग है? आईटीएटी में पेंडिंग है। तो अगर आपका मैटर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, मतलब या तो आपका एओ अभी असेसमेंट कर रहा है, एओ का असेसमेंट पेंडिंग है, या फिर एओ का असेसमेंट हो गया है, एपीलेट अथॉरिटी में अपील पेंडिंग है। पीएसयू का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को लेकर विवाद है एओ के साथ। एओ का असेसमेंट अभी पेंडिंग है, तो पीएसयू चाहे तो एडवांस रूलिंग ले सकती है बार से। एओ ने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया है, पीएसयू ने उस असेसमेंट के अगेंस्ट पे आईटीएटी में अपील डाल दी है। अभी आईटीएटी में अपील पेंडिंग है, फाइनलाइज नहीं हुई है। पीएसयू चाहे तो बार के पास एडवांस रूलिंग डाल सकती है। इसके बाद कोई भी रेसिडेंट या फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन बार के पास डाल सकता है, जहां पर प्रपोज्ड अरेंजमेंट मतलब वो ट्रांजैक्शन जो फ्यूचर में होगा। प्रपोज्ड अरेंजमेंट मतलब वो ट्रांजैक्शन जो अभी फ्यूचर में होगा। प्रपोज्ड अरेंजमेंट इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस स्कीम। अभी ना हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये कहते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिससे टैक्स अवॉइड हो सकता है, मतलब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, टैक्स के अंदर प्रोविजन में कुछ लूप होल्स होते हैं, जहां पर लॉ मेकर की इंटेंशन नहीं होती कि आपको टैक्स का बेनिफिट मिले। लॉ मेकर की कोई क्लियर इंटेंशन नहीं होती कि आपको टैक्स का बेनिफिट मिले, टैक्स का इंसेंटिव मिले, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं थे, कुछ लूप होल था, आपने उसका फायदा उठाकर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करी, तो इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। एक होता है आपका टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होता है कि आप टैक्सेस की चोरी कर रहे हो, आप लॉ की कंप्लायंस नहीं कर रहे, लॉ कुछ और बोलता है, आप कुछ और कर रहे हो, इसे बोल रहे टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि सर आप लॉ की कंप्लायंस कर रहे हो, लॉ में लूप होल है, आप उस लूप होल का फायदा उठा रहे हो। लॉ मेकर आपको टैक्स बेनिफिट देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आपने बेनिफिट लिया शब्दों के हेर फेर का आनंद लेकर। जैसे
जैसे आपको मैंने वो वोडाफोन वाला केस पढ़ाया था, वहां पे लूप होल था ना कि भाई हमने फॉरेन कंपनी के शेयर्स एक फॉरेन कंपनी को दिए। अब वो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी की क्या थी, होल्डिंग कंपनी थी। याद करो मैंने आपको वाला केस कराया था वोडाफोन वाला। तो हमने क्या करा था सर, हमने एक फॉरेन कंपनी बनाई थी जो इंडिया में हचिसन के शेयर्स को होल्ड करती थी, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स उसके पास थे। हांगकांग की बैठी हुई कंपनी ने वोडाफोन को फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेच दिए। तो ये क्या है, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स अवॉइडेंस है। लॉ मेकर ऐसा चाहते नहीं थे, लॉ मेकर ऐसा चाहते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि लूप होल था, क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए उसको एम्बिट में ले लिया। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो टैक्स अवॉइडेंस, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि आप जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करोगे, क्या उसके ऊपर गार तो नहीं लगेगा, क्या वो ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल मतलब ये कर नहीं सकते हो, क्या वो ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है। इम्परमिसिबल मतलब जो अलाउड नहीं है। हम जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, क्या वो ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है, मतलब क्या उसके ऊपर गार के प्रोविजन तो नहीं लग जाएंगे। आप ये जानना चाहते हो, तो यहां पर आप रूलिंग लेकर ये जानना चाह रहे हो कि फ्यूचर में जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे, यहां पे ट्रांजैक्शन अंडरटेकन नहीं है, इधर ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं या होने वाले हैं। इधर या तो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं या तो होने वाले हैं। लेकिन जो लास्ट वाला केस है, यहां पे प्रपोज्ड अरेंजमेंट की बात है, मतलब वो ट्रांजैक्शन जो फ्यूचर में होंगे, क्या वो ट्रांजैक्शन गार के प्रोविजन में तो नहीं आ रहे, क्या वो ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप रूलिंग ले रहे हो एंड उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो मैंने आपको बताया टोटल 5 केस बताए, जहां पर आप क्या कर सकते हो सर, जहां पर आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। एक एक करके हम इन केसेस को देखते हैं, मेरे बच्चा देखते हैं। सर क्या है केस, सर आपके पास सबसे पहला जो केस निकल कर आ रहा है, एक नॉन रेसिडेंट जो है वो यहां पर क्या कर सकता है राजा बेटा, एक नॉन रेसिडेंट यहां पर एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। यहां पर आपके पास एक नॉन रेसिडेंट जो है वो आपके पास एप्लीकेशन दे सकता है। नॉन रेसिडेंट आपके पास एप्लीकेशन दे सकता है कि सर मेरे को टैक्स इंप्लीकेशन बताओ कि हम जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा, या जो ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं, अंडरटेकन है, उसका भी टैक्स इंप्लीकेशन बताओ। टैक्स इंप्लीकेशन मतलब कि सर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी, टोटल इनकम कैसे निकलेगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद एक रेसिडेंट एप्लीकेशन डाल सकता है इन्वॉल्विंग द नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन से नॉन रेसिडेंट की टैक्स लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसके लिए आप एडवांस में रूलिंग ले सकते हो। एक रेसिडेंट भी अपने पास क्या कर सकता है सर, एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उस रेसिडेंट ने साल भर में जो ट्रांजैक्शन किए हैं इन एग्रीगेट वो 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, तो वो अपनी टैक्स लायबिलिटी के कंप्यूटेशन के लिए एडवांस में रूलिंग ले सकता है। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी यहां पर रूलिंग ले सकती है अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इशू पेंडिंग है बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी कि असेसिंग ऑफिसर के पास, या फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल में रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इसके बाद फाइनली एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट भी यहां पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सर किस लिए डाल सकते हैं, ये जानने के लिए कि हम जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं क्या वो इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है, क्या उसके ऊपर गार के प्रोविजंस तो नहीं लग जाएंगे, ये जानना चाहते हैं राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स। कह रहा है कि जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की प्रोसीडिंग्स है, जो भी डिसीजन आया है बार का, जो भी एडवांस रूलिंग इशू करी है बार ने, वो वैलिड रहेगी और उसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते
या आप उसे इनवैलिडेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ एनी वैकेंसी और इररेगुलरिटी इन द बोर्ड्स कॉम्पोजिशन। देखिए नॉर्मली क्या होता है सर, मैंने आपको बताया कि बार के अंदर 2 मेंबर्स होंगे। अब मान लो एक मेंबर रिटायर हो गया या एक मेंबर ने अपना ऑफिस वेकेट कर दिया और एक ही मेंबर ने एडवांस रूलिंग पास करी, तो क्या आप उस एडवांस रूलिंग को इनवैलिड बोल दोगे? नहीं। लॉ कहता है कि सर अगर बार के कॉन्स्टिट्यूशन में इररेगुलरिटी थी, बार का जो मेंबर होना चाहिए वो सीसीआईटी की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लो कभी था, बाय चांस मान लो कभी था, तो क्या आप उसे इनवैलिडेट कर दोगे? नहीं। तो कह रहा है बार का जो डिसीजन है, जो बार ने एडवांस रूलिंग दी है वो वैलिड रहेगी, उसे आप गलत या इनवैलिडेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि सर बार के बोर्ड कॉम्पोजिशन में इररेगुलरिटी थी। बेकार सा पॉइंट है, अवॉइड कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। An applicant seeking the advance ruling can submit an application in the prescribed form and manner, clearly stating the question for the ruling। तो सर जो एप्लीकेंट है वो बार को एप्लीकेशन देगा और एप्लीकेशन में क्लियरली बताएगा कि उसे किस मैटर पे रूलिंग चाहिए। एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होती है 4 कॉपीज में। देखो ये पहले हुआ करता था कि आप मैनुअली क्या करते थे, एप्लीकेशन डालते थे, लेकिन आजकल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हो तो वहां पे 4 कॉपीज नहीं होती। पहले क्वाड डुप्लीकेट हुआ करता था, मतलब 4 कॉपीज हुआ करती थी। अर्लियर जब मैनुअल हुआ करता था तब 4 कॉपीज हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन होता है तो कोई 4 कॉपी वगैरह नहीं होती। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन डालते हो बार को एडवांस रूलिंग लेने के लिए, तो आपको उसकी फीस पे करनी पड़ती है। फीस आपकी या तो 10,000 रुपए होती है या तो जो भी प्रिस्क्राइब फी है, विच एवर इज हायर। अभी मैं आपको फीस बता देता हूं कि फीस कितनी है। एप्लीकेंट चाहे तो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको एडवांस रूलिंग नहीं चाहिए, एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका मन बदल जाता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को एडवांस रूलिंग नहीं चाहिए, मुझे ये मैटर क्लियर हो गया, मुझे रूलिंग की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हो। और विड्रॉ करने का आपको जो टाइम लिमिट दिया गया है वो आपको दिया गया है 30 दिन के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। अब यहां पर जो प्रिस्क्राइब्ड फीस थी वो मैं आपको बताता हूं कि प्रिस्क्राइब फीस क्या है। रूल 44E है जिसने आपकी फीस को प्रिस्क्राइब किया है। ये रूल वगैरह आपको याद नहीं करने। जो पहले 3 एप्लीकेंट्स थे, मतलब एनआर ने एप्लीकेशन डाली थी, दूसरे केस में रेसिडेंट ने एप्लीकेशन डाली थी ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, और तीसरे केस में रेसिडेंट ने एप्लीकेशन डाली थी जब उसने ट्रांजैक्शन किए थे ड्यूरिंग द ईयर 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा के। तो जो पहले तीन जो आपके पहले 3 एप्लीकेंट है, अगर उनका ट्रांजैक्शन अप टू ₹100 करोड़ है तो उनको 2 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी। अगर उनका ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 300 करोड़ तक है तो 5 लाख की फीस देनी पड़ेगी, और 300 करोड़ से ज्यादा का है तो आपको 10 लाख की फीस देनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ 1 और मोर ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू और प्रपोज टू बी अंडरटेकन इज अप टू 100 करोड़। मतलब जिनके लिए आप एडवांस रूलिंग मांग रहे हो, जिन ट्रांजैक्शंस के लिए आप एडवांस रूलिंग मांग रहे हो, अगर वो ट्रांजैक्शंस अप टू 100 करोड़ तक है तो 2 लाख की फीस है। 100 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 300 करोड़ तक है तो 5 लाख की फीस है, और 300 करोड़ से ज्यादा है तो 10 लाख की फीस। इसके बाद कहता है कि इन एनी अदर केसेस कौन से बचे? 2 ही केस बचे। एक पीएसयू का केस बचा और एक आपका बचा अपने पास वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ये सीख करने के लिए कि जो ट्रांजैक्शन है वो इम्परमिसिबल है कि नहीं। वहां पे 10,000 रुपीज की फीस आपकी एप्लीकेबल हो जाए। तो पहले तीन एप्लीकेंट्स अगर ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं और वो 100 करोड़ रुपए तक है तो 2 लाख, 100 से ज्यादा है 300 तक है तो 5 लाख, 300 से ज्यादा है तो 10 लाख। बाकी केसेस में आपके पास 10,000 रुपए की फीस लगने वाली। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है?
प्रोसीजर ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन पहुंचेगी किसके पास, जब एप्लीकेशन पहुंचेगी आपके बार के पास, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन पहुंचेगी, तो वहां पर किस तरीके से आपका ये प्रोसीडिंग्स होगी। कह रहा है when the board for advanced ruling receives an application, it follows these steps. The board sends a copy of the application to the relevant principal commissioner or the commissioner and may request relevant records from them which are returned promptly after the use. तो आपका जो बार है जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव करेगा, वो एप्लीकेशन की कॉपी क्वाड्रुप्लिकेट में आती थी ना पहले, क्वाड्रुप्लिकेट में आती थी पहले, तो एक कॉपी वो क्या करेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को भेजेगा। आजकल तो ऑनलाइन आती है, ऑनलाइन वाली ही फॉरवर्ड हो जाती है। तो बार क्या करेगा सर, बार क्या करेगा, एक कॉपी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को भेजेगा और उससे रिलेवेंट रिकॉर्ड्स जो असेसी के केस के लिए हैं, रिलेवेंट रिकॉर्ड्स कॉल करेगा और उन रिकॉर्ड्स को यूज करने के बाद उनको प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को वापस करेगा। मतलब वो रिकॉर्ड्स बार अपने पास नहीं रखेगा, बार उन रिकॉर्ड्स को यूज करने के बाद प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को वापस कर देगा। The board examines the application and any records provided. तो जो आपके एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन डाली है उसको वो एग्जामिन करेगा और जो रिकॉर्ड्स आए हैं उसको एग्जामिन करेगा। उसकी मर्जी है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इट्स रिव्यू। अपने रिव्यू के बेसिस पर वो डिसीजन लेगा कि उसे आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके एडवांस रूलिंग देनी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन उसे रिजेक्ट कर देनी चाहिए। इट इज ऑल अप टू द आपका जो बार है। अच्छा, तो क्या बोला कि जैसे ही बार के पास एप्लीकेशन आएगी, बार एक कॉपी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को भेजेगा, वहां से रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, यूज करेगा और यूज करने के बाद वापस कर देगा। जो आपने एप्लीकेशन डाली थी वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए थी कि रिजेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद आता है कि यहां पर ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड विल नॉट एक्सेप्ट एन एप्लीकेशन इफ द क्वेश्चन रेज्ड। बोर्ड आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा इफ द क्वेश्चन रेज्ड इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट, except for the PSU where the case is pending before income tax authority and income tax appellate tribunal। कहना क्या चाह रहा है, जैसे मान लो आपका मैटर अपील पे है, आपका मैटर अपील पे है, आपका मैटर अपील पे है या आपका मैटर कह लो लिटिगेशन में है, या कह लो कि आपका केस पेंडिंग चल रहा है, आपका केस पेंडिंग चल रहा है, या तो आपका केस पेंडिंग चल रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी जिसको आप एओ बोल सकते हो, असेसिंग ऑफिसर के पास, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, या तो हाई कोर्ट के पास या तो सुप्रीम कोर्ट। अगर आप पीएसयू हो तो क्या आप एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हो? द आंसर इज यस। आपको एडवांस रूलिंग यहां पर मिल सकती है, आपको एडवांस रूलिंग यहां पर मिल सकती है, लेकिन यहां पर नहीं जा सकते। मतलब अगर पीएसयू का केस पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, तो क्या पीएसयू बार को एप्लीकेशन दे सकता है? दे सकता है। अगर पीएसयू का केस पेंडिंग है आईटीएटी के पास, तो क्या पीएसयू बार को एप्लीकेशन दे सकता है? दे सकता है। मतलब जब यहां पर केस पेंडिंग है पीएसयू का, जब यहां पर केस पेंडिंग है पीएसयू का, तो पीएसयू बार के पास जाके एडवांस रूलिंग ले सकता है। जैसे ही वो बार के पास से एडवांस रूलिंग ले आएगा, ये लोग अपना जो असेसमेंट करेंगे वो बार की रूलिंग के हिसाब से कर देंगे। लेकिन अगर मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है पीएसयू का, तो फिर आप बार के पास जाकर एडवांस रूलिंग नहीं ला सकते। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही अपनी इनकम का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी। अगर आप और कोई असेसी हो, या कोई और एप्लीकेंट हो,
पीएसयू के अलावा आप और कोई एप्लीकेंट हो, तो राजा बेटा अगर मैटर एओ के पास पेंडिंग है, आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। मैटर आईटीएटी के पास पेंडिंग है, आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। मतलब अगर बाकी कोई एप्लीकेंट है, पीएसयू के अलावा कोई एप्लीकेंट है और मैटर अगर एओ के पास पेंडिंग है, तो भैया एओ विल डिसाइड। मैटर आईटीएटी के पास पेंडिंग है, भाई साहब आईटीएटी विल डिसाइड। मैटर एचसी और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो एचसी और सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। अब आप बार के पास नहीं जा सकते, तो केवल एक एक्सेप्शन है, पीएसयू। पीएसयू बार के पास जा सकता है जब आपका केस पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास या फिर आईटीएटी के पास। तो कह रहा है कि सर अगर आपका केस पेंडिंग है, अगर आपका केस पेंडिंग है और आपने एप्लीकेशन डाल दी बार के पास, जैसे मान लो मिस्टर एक्स है, मान लो मिस्टर एक्स है, ये एनआर है, ये एनआर है, ये एनआर है, इनका केस पेंडिंग है, इनका केस पेंडिंग चल रहा है आईटीएटी के पास, आईटीएटी के पास, और ये बार में एप्लीकेशन डाल देते हैं, ये एप्लीकेशन डाल देते हैं बार में एडवांस रूलिंग के लिए। तो बाबू ये वाली एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होनी तय है। बार आपकी एप्लीकेशन क्या करेगा सर? बार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा। क्यों रिजेक्ट करेगा? क्योंकि सर अभी आपका केस आईटीएटी में पेंडिंग है। लेट आईटीएटी भी डिसाइड, लेट आईटीएटी डिसाइड। अब आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। इसके बाद कह रहा है कि आप बार को एप्लीकेशन दे रहे हो, आप बार को एप्लीकेशन दे रहे हो, आप बार को एप्लीकेशन दे रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी की एफएमवी पता लगा दो, मेरी प्रॉपर्टी की एफएमवी पता लगा दो। मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की एफएमवी पता लगवानी है, मैंने इसके लिए बार को एप्लीकेशन दे दी। तो बाबू बार ये सारे मैटर नहीं टेकअप करता, बार ये सारे मैटर टेकअप नहीं करता। आप एओ को रिक्वेस्ट करो, एओ वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर विल डिसाइड। बार का काम नहीं है ये, बार का काम नहीं है ये। तो अगर आपने एडवांस रूलिंग मांगी है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी की एफएमवी बता दो, तो वो वाली एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी तय है। इसके बाद अगर आपकी जो एप्लीकेशन है, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिलेट करती है टू अ ट्रांजैक्शन प्राइमरली डिजाइंड टू अवॉइड द इनकम टैक्स, अगर आपकी एप्लीकेशन क्लियरली दिख रही है, प्राइमा फेसी दिख रही है कि ये आपके टैक्स अवॉइडेंस का ट्रांजैक्शन है, ये आपके टैक्स अवॉइडेंस का ट्रांजैक्शन है, अगर आपकी एप्लीकेशन प्राइमा फेसी दिख रही है कि ये टैक्स अवॉइडेंस वाला ट्रांजैक्शन है, तो वहां पर भी आपको एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगी। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में आप एंटर कर चुके हो या जिस ट्रांजैक्शन में आप एंटर करने वाले हो, आप उस ट्रांजैक्शन की टैक्स इंप्लीकेशन के लिए एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन डालते हो। बार आपकी एप्लीकेशन देखता है और बार को दिखता है कि ये ट्रांजैक्शन तो टैक्स अवॉइडेंस का ट्रांजैक्शन है, असेसी यहां पे टैक्स अवॉइडेंस करना चाहता है, तो बार ऐसे केस में कभी भी अपनी रूलिंग नहीं देगा। अगर प्राइमा फेसी ये पता चल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन से टैक्स अवॉइडेंस होने वाला है, तो बार कभी भी अपनी रूलिंग नहीं देगा। तो 3 केसेस में बार आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा। अगर आपका केस पेंडिंग चल रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। इसका एक्सेप्शन है अगर आप पीएसयू हो और आपका केस पेंडिंग चल रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो वहां पर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जा सकती है। अगर आपने एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन डाली है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा बार, क्योंकि बार के पास इतना काम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि वो एफएमवी पता लगाए। इसके बाद तीसरा केस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर प्राइमा फेसी आपकी एप्लीकेशन में क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया है ये टैक्स अवॉइडेंस का ट्रांजैक्शन है, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए कभी भी आपको एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगी। लेकिन मान लो 5वां वाला केस है जहां पर आप ये पता लगाना चाहते हो, आपको पता नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपने एप्लीकेशन में ये जानने के लिए कि मेरा ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस अरेंजमेंट में आता है कि नहीं, मेरा ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस अरेंजमेंट में आता है कि नहीं, आपको पता नहीं है। आप ये जानना चाहते हो कि मेरे इस ट्रांजैक्शन से टैक्स अवॉइडेंस होगा कि नहीं, मेरे इस ट्रांजैक्शन पे गार के प्रोविजन लगेंगे कि नहीं, आप ये जानना चाहते हो, तो बाबू वो वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी,
वो वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। आपने एप्लीकेशन डाली ही इसीलिए है, ये जानने के लिए कि मेरा ट्रांजैक्शन टैक्स अवॉइडेंस में फॉल तो नहीं करता, वो वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, वो वाली एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। लेकिन अगर आपने अपने ट्रांजैक्शन की टैक्स इंप्लीकेशन जानने के लिए एप्लीकेशन डाली है, आपने अपने ट्रांजैक्शन की टैक्स इंप्लीकेशन जानने के लिए एप्लीकेशन डाली है और बार को प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने करा है ये टैक्स अवॉइडेंस का ट्रांजैक्शन है, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर होगी बार की वो आपको भी दी जाएगी, आपको भी दी जाएगी और आपके प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को भी दी जाएगी। तो बार की कॉपी, बार की कॉपी, बार की ऑर्डर की कॉपी, मतलब एडवांस रूलिंग की कॉपी, चाहे वो एक्सेप्ट हो चाहे वो रिजेक्ट हो, वो आपके पास किसको दी जाएगी? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर दोनों को दी जाएगी। बोर्ड को अपनी एडवांस रूलिंग इश्यू करनी है, बोर्ड को अपनी एडवांस रूलिंग इश्यू करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। तो 6 महीने का टाइम दिया गया है बार को, 6 महीने का टाइम दिया गया है बार को 6 महीने के अंदर, बार को 6 महीने के अंदर आपकी एप्लीकेशन को क्या करना है मालिक? एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। आपकी एडवांस रूलिंग वॉइड हो जाएगी अगर 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 प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर रिपोर्ट कर दे, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर रिपोर्ट कर दे बार को, रिपोर्ट कर दे बार को कि एप्लीकेंट ने आपके साथ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन करके एडवांस रूलिंग ली है। अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर रिपोर्ट कर दे बार को कि असेसी ने साहब फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके आपसे एडवांस रूलिंग ली है, तो वहां पर आपके पास ये एप्लीकेशन, ये जो रूलिंग होगी वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी और आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होगा, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होगा, ये मानते हुए कि आपके ऊपर कभी भी एडवांस रूलिंग नहीं आई है। इसके बाद आता है पावर ऑफ द बोर्ड फॉर द एडवांस रूलिंग। जो पावर्स ऑफ द बोर्ड है, बार के पास क्या पावर है? सर बार के पास वही पावर है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। बार क्या कर सकती है? सर ऑर्डर इशू कर सकती है जिसमें डिस्कवरी और इंस्पेक्शन हो सकता है। बार सम्मन इशू कर सकती है और एग्जामिन कर सकती है इंडिविजुअल्स को, इंक्लूडिंग द बैंक ऑफिसर अंडर ओथ, आपको शपथ दिलवाने के लिए काम कर सकती है। इशू कर सकती है कमीशंस और ऑर्डर कर सकती है प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो सेम पावर जो सिविल कोर्ट के पास होती है वही पावर यहां पर बार को दी गई है। सर अगर आप एडवांस रूलिंग से संतुष्ट नहीं हो, मान लो असेसी जो है, एप्लीकेंट जो है वो एडवांस रूलिंग से संतुष्ट नहीं है, या फिर आपका जो डिपार्टमेंट है सीबीडीटी है वो अगर अपने पास संतुष्ट नहीं है एडवांस रूलिंग से, तो जो एप्लीकेंट अगर डिससेटिस्फाइड है, एप्लीकेंट अगर डिससेटिस्फाइड है या फिर आपका असेसिंग ऑफिसर डिससेटिस्फाइड है, तो वो क्या कर सकता है? हाई कोर्ट पे अपील कर सकता है। अपील करने का टाइम कितना है? 60 दिन के अंदर आपको अपील करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द रूलिंग। और हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है, हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपका डिले एक्सेप्ट कर लेगा और आपको 30 डेज का टाइम और दे देगा। मतलब नॉर्मली आपको 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन डालनी होती है हाई कोर्ट को, लेकिन अगर 60 दिन में नहीं डाल पाए और डिले का कारण रीजनेबल है, एक्सेप्टेबल है, तो सर हाई कोर्ट आपको 30 डेज का टाइम और दे देगा। अगेन बेकार सा पॉइंट है, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन निकलकर नहीं आने वाला है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कुछ। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपके पास नवंबर 2006 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्यू एक एनआर है, ये एप्लीकेशन कर रहा है बोर्ड को फॉर एडवांस रूलिंग 2 जुलाई 24 को इन रिलेशन टू अ ट्रांजैक्शन प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय हिम। अभी ट्रांजैक्शन प्रपोज्ड है, ये करेगा ट्रांजैक्शन, अभी इसने ट्रांजैक्शन करा नहीं है। 2 जुलाई को इसने एप्लीकेशन डाली है। 31 अगस्त को ये डिसाइड करता है कि ये अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है। ये 31 अगस्त को एप्लीकेशन डालता है कि ये अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता है।
तो क्या 31 अगस्त को आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो? नहीं सर, आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है। आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है और 30 डेज की काउंटिंग कहां से होगी? 2 जुलाई से होगी सर। सर आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है और 30 डेज की कैलकुलेशन कहां से होगी सर? 2 जुलाई से होगी। तो 2 जुलाई से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी। यानी कि आपकी एप्लीकेशन कब तक चली जानी चाहिए थी? आपकी एप्लीकेशन चली जानी चाहिए थी मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक 1 अगस्त तक। आपकी एप्लीकेशन 1 अगस्त तक चली जानी चाहिए थी, क्योंकि आप 30 डेज के बाद एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो यहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। he cannot withdraw the application। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है, कैन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर आप इंडिया में रेसिडेंट हो, क्या आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो बोर्ड से? द आंसर इज यस। सर ये एडवांस रूलिंग जो है वो रेसिडेंट को भी मिलती है और वो आपके नॉन रेसिडेंट को भी मिलती है। तो मान लीजिए आप एक रेसिडेंट हो और आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एनआर के साथ, उस एनआर के ऊपर उस ट्रांजैक्शन का क्या इंप्लीकेशन आएगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो आप उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हो? आप उसके बिहाफ पर एडवांस रूलिंग ले। आप खुद एक रेसिडेंट हो और आपने साल भर में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, तो आप भी एडवांस रूलिंग ले सकते हो। आप एक रेसिडेंट हो और आप ये जानना चाहते हो कि जो ट्रांजैक्शन आप करने वाले हो, क्या उसके ऊपर गार तो नहीं लग जाएगा, क्या उस ट्रांजैक्शन को इम्परमिसिबल, क्या उस ट्रांजैक्शन को इम्परमिसिबल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में तो नहीं डाला हुआ है, इम्परमिसिबल की कैटेगरी में तो नहीं डाला हुआ है, तो वहां पर आप कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है वो हमेशा रेसिडेंट होती है, क्योंकि पीएसयू इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो पीएसयू भी आपकी रेसिडेंट होती है, वो भी एप्लीकेशन डाल सकती है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। When can advance ruling pronounced by the board be declared void? Be declared void. What is the consequences? तो अगर आपके पास प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ने क्या करा है सर? रिपोर्ट कर दिया है, रिप्रेजेंटेशन दे दी है। किसको रिप्रेजेंटेशन दे दी है? बोर्ड को दे दी है कि सर आपने जो रूलिंग ली थी वो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करके ली थी। तो ऐसे केस में बोर्ड जो है वो आपकी एप्लीकेशन को वॉइड, एडवांस रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देगा। और एक बार आपकी एडवांस रूलिंग वॉइड एब इनिशियो हो गई तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा सर? आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट नॉर्मल तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद कहता है, मैकलाइन कोला कंपनी ऑफ यूके एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद 3 इंडियन कंपनीज एबीसी लिमिटेड, पेप्सिको एंड कोका कोला फॉर सप्लाइंग द नो हाउ। मैकलाइन कोला मेड एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड on the rate of withholding tax on the receipts applicable to it. Also, Coca-Cola made an application to the AO for the determination of the rate at which tax is deductible on the payment made to the NR company, that is McLean Cola Company. The bar rejected the application of McLean Cola on the ground that question raised in the application is already pending before the income tax authority. Explain whether the rejection of the application by the board is justified in law. तो सर अगर बार आपकी एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर रहा है, मैकलाइन कोला की एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अभी ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी। जो क्वेश्चन रेज्ड है इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो क्या आप यहां पर एप्लीकेशन डाल सकते हो? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैटर आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। अगर आप पीएसयू हो और आपका केस पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटीएटी के पास, तो आप कर सकते हो। तो मैकलाइन कोला यहां पर जो है वो अपने पास पीएसयू नहीं है, तो यहां पर आपको क्या होगा सर? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सर power of the board. The board of advance ruling has the power of compelling the production of books and account, examine whether the correctness or otherwise of this statement. तो सर एडवांस रूलिंग का जो बोर्ड होता है उसकी पावर सिविल कोर्ट के जैसे होती है। वो डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकती है, वो आपको सम्मन भी कर सकती है, वो किसी भी पर्सन को ऑन ओथ भी लेकर जा सकती है। तो ये सारी चीजें चाहिए। तो सर आपके पास जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, वही पावर है। डिस्कवरी इंस्पेक्शन हो सकता है, आपका अटेंडेंस हो सकता है, आपको ओथ पे एग्जामिन कर सकती है, आपको कंपेल कर सकती है प्रोडक्शन ऑफ बुक्स के लिए, कमीशन इशू कर सकती है, सारी पावर है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो 100% क्या हो गया? करेक्ट हो गया।
इसके बाद आता है एक्सप्लेन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग द प्रॉपर रीजन। रिक्की एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास बाय द बोर्ड ऑफ द एडवांस रूलिंग। 1 अक्टूबर को एडवांस रूलिंग का ऑर्डर आया है और आप उससे एग्रीव्ड हो। सिंस द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट, ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द रूलिंग ऑफ द बोर्ड। तो क्या एडवांस रूलिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमारे पास 60 डेज का टाइम होता है, हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसके बाद अरित्री एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है, wants to seek the advance ruling from the board in respect of the matter relating to the computation of its total income involving the question of law relating to computation. However, the matter is already pending before the income tax appellate tribunal as on the date of application. It cannot seek the board of advance ruling till the matter is pending before the ITAT. Again, statement is not correct. PSU के पास पावर है कि वो बार के पास जा सकती है irrespective of the fact कि उसका मैटर ITAT में अभी पेंडिंग है। राइट, दिस इज द कंप्लीट चैप्टर जो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। इसमें अब और कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।